क्लास शुरू होता है। आज के क्लास का पहला पॉइंट है कलर फॉर्मेशन। हमने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, तो वहीं से शुरू करते हैं कलर फॉर्मेशन। तो कलर फॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनना। हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों शो करता है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का, बहुत ध्यान देना, जब हम उसे लाइट एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में चले जाते हैं और वापस आते समय एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी रिलीज होता है, वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखता है। वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखता है। सेम केस यहाँ भी है, लेकिन मोस्टली हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस पोजीशन पे आते समय एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन डी ब्लॉक में भी यही केस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। तुम ये भी आंसर लिख सकते हो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हायर स्टेट में जाते हैं, वापस आते समय एनर्जी रिलीज करते हैं, वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखता है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होता है और एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड फॉर्म में रहता है। ये लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी। इनसे कम है लोअर एनर्जी, इनसे ज्यादा है हायर एनर्जी। तो एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, वापस आते समय एनर्जी रिलीज करता है, वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखता है। लेकिन इस वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जाता है, इसलिए इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन excited from lower energy d orbital to higher energy d orbital and then comes back, which release energy in the form of color. That's why color formation is due to dd transition. ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दोनों का सेम मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एनर्जी गेन करके, वापस अपने पोजीशन पे आते समय एनर्जी रिलीज करता है, वही मुझे कलर के फॉर्म में दिखता है। दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। विशाल मौर्य, लेट आने के बाद मत बोला करो, बार बार कहते हैं। हमने मैसेज भी किया है, 2 बात याद रखो। सब लोग 5 मिनट पहले लिंक में आकर बैठ जाओ और अपने नाम से आओ। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन है, तो लेट ना आया करो। रिपीट करना मुझे तब अच्छा लगता है जब बच्चे को समझना है। जब बच्चे लेट आकर पूछते हैं वो बहुत बेकार लगता है। इसका एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आयरन ले लो, एमएन ले लो, क्रोमियम ले लो, निकल ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे के सारे कलर शो करते हैं। कारण ये कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2-3 एलिमेंट छोड़कर सारे कलर हैं। जैसे स्कैंडियम, तो स्कैंडियम एक्साइटेड स्टेट में D0 हो जाता है। जिंक एक्साइटेड स्टेट में D10 हो जाता है, इसलिए ये दोनों कलरलेस है। बाकी सारे कलर हैं 3D सीरीज में, इनमें D10 हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं कि एक्साइट होगा, इसमें D0 हो जाता है। तो ये दोनों ही कलरलेस है। बाकी सारे जितने भी 3D सीरीज में है सारे कलर हैं, सारे कलर शो करते हैं, तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट शॉर्ट में लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनना फिर पूछना, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव टेंडेंसी
have tendency to form large number of complex compound. Large number of complex compound. कारण तो due to a small size, high ionic charge and presence of vacant d orbital. इन दोनों का लगभग एक ही मतलब है। सर हमारी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कुकर की। कुकर का सीटी बंद करो। हेलो, दरवाजा बंद करो। इधर ध्यान देना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि ये स्मॉल साइज होते हैं, हाई आयोनिक चार्ज होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इनकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। सर आपने लिख तो दिया लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। कोई एक एग्जांपल लेते हैं आयरन। आयरन में चलेंगे 26 होता है, ध्यान से देखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d6 ध्यान देना। अगर इसने हाई आयोनिक चार्ज बनाया, हाई आयोनिक पहले तो लो चार्ज ही ले लो, मतलब Fe2+। अगर ये चार्ज बना मतलब 4s0 और 3d6, 4s0 3d6। अब कोई भी ग्रुप आयरन के, ध्यान देना, सीरियल वे में लिखने जा रहे, 6 होता है। 6 मेनली 1 2 3 4 5 और ये 6 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। पहले सिंगल वे में और 4s हमारा खाली है 3d। लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप इसके कांटेक्ट में आकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये टॉपिक हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यही समझ लो थोड़ा सा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स का मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो कोई भी ग्रुप, चाहे NO2 हो, चाहे CN हो, चाहे NH3 हो, दे आर डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये आयरन के कांटेक्ट में आता है, तो सारे अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। सारे अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 6। और वैकेंट डी ऑर्बिटल को वैकेंट करता है। और मर्जी इसकी, एक CN आया, इसे डोनेट किया, दूसरा CN आया, इसे डोनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, तीसरा CN आया, इसे डोनेट किया, चौथा इसे किया, पांचवा इसे किया, छठा इसे। इस तरह से ये आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। हमने आपसे क्या कहा, ये टॉपिक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है। ये जो आप समझना चाहते हो वो टॉपिक अभी बाद में है। अभी तो सिंपल आइडिया दे रहे हैं, सिंपल आइडिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास हाई आयोनिक चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब जब ये चार्जिंग कंडीशन में आता है, आपने लास्ट के 3 ऑर्बिटल लिए हैं। हाँ, ये P है, वैकेंट है ना, 4s में है तो 4p भी तो है 0, 4d भी तो है 0। ग्रुप चाहे जितना भी ऑर्बिटल यूज कर ले, क्योंकि हम लास्ट ऑर्बिट हमारा ये है।
लास्ट ऑर्बिट हम 4s में है, 4s में है। अब बिल्कुल 4f भी होगा, बिल्कुल 4f भी होगा, लेकिन जितनी बनाने की पावर होगी उतना ही बनाएगा। मेरे पास 4s 4p 4d 4f सब है, जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, हमारा ये टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है। यहाँ हम तुम्हें सिर्फ 10% आइडिया दे रहे हैं, 90% नहीं, ध्यान देना। और ये तुम्हें 100% समझ आएगा मुझसे, चिंता मत करना। हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बनना। आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों बनाता है? क्योंकि चार्जेबल कंडीशन में ये ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की टेंडेंसी है स्मॉल साइज और हाई आयोनिक चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। 6CN क्यों? अब 6CN इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने क्या कहा? हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, हर एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो मोस्टली या तो 4 या 6, सिर्फ यही दो टेंडेंसी होती है। इनके पास उतना ही एनर्जी लेवल है कि ये 4 या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही एक्सेप्ट करे, इससे ज्यादा या कम नहीं। इन्हीं में ये स्टेबल रहते हैं। तो 4 में और 6 में, या तो 6 दिखेगा या 4 दिखेगा। एक्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एनर्जी लेवल है 5 में अनस्टेबल हो जाएगा। अब उतना एनर्जी नहीं है, एनर्जी हम दिखा नहीं सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल है कि 5 जैसे ही देंगे अनस्टेबल हो जाएगा। सिर्फ 4 और 6 में। क्यों? अपने जियोमेट्री के अकॉर्डिंग। ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में ये ज्यादा स्टेबल रहता है। इन्हीं दो केस में ये अपने आप को स्टेबल रखते हैं अपने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। मेटल क्यों कहते हैं? कौन मेटल कह रहा है? तो आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो, ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अनस्टेबल नहीं है। हमने कहा मोस्टली स्टेबल है, मोस्टली स्टेबल इस फॉर्म में, मोस्टली स्टेबल इसमें है। तुम 5 वाले भी आएंगे, 5 वाले भी आएंगे, लेकिन मोस्टली स्टेबल इनमें है, 6 वाले और 4 वाले में। कुछ एक कंपाउंड जो है 5 शो करते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। तो ये हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। हमने अभी क्या कहा? अभी हम आपको इस पॉइंट में ये बात नहीं बताया जा सकता। तुम्हारे माइंड में किसी ने पूछा ये कहाँ से आया? जब तुम 4 में हो तो 4 का मतलब 4s 4p 4d और 4f, मेरे पास ये सारे हैं, मेरे पास ये सारे हैं। जरूरत पड़ने पर हम किन्हीं को यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम किसी को यूज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात जाना चाहिए, आप जो आगे भाग रहे हो जायज है आपका भागना। क्यों? और मेरा रुकना जायज है, क्योंकि हम ये टॉपिक यहाँ नहीं बता सकते। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है,
कैसे बनाता है हम इसमें पढ़ेंगे। तुम्हें सिर्फ याद रखना है इनकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तभी तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इस चैप्टर में नहीं है, आगे पढ़ना है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अभी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है छोटा सा आइडिया हमने दिया, केवल उस पर नजर डालो। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं सिर्फ उस पे नजर डालो कि ट्रांजिशन एलिमेंट जब वो आयोनिक चार्ज शो करता है उस वक्त कुछ ग्रुप ऐसे हैं जैसे Cn, NH3, NO2, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, जितने भी मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान देना, and their compound have catalytic property, have catalytic property। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कारण तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा, इट प्रोवाइड maximum surface area, maximum surface area which increases concentration of reactant and decreases activation energy, hence rate increases। फोर्थ चैप्टर याद रखना, जब एक्टिवेशन एनर्जी घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे वो कैटलिस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आयरन है, निकेल है, क्रोमियम है, एक्सेट्रा, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे। थोड़ा सा ध्यान देना, जो तुमने वही चीज बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब इसका ध्यान देना, मतलब पर ध्यान देना। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम का ही या आयरन का ही ले लो, जो अभी आयरन का बता रहे हैं। आयरन का आपने देखा 4s2 और 3d6 होता, ये Fe2+ भी शो करता है, Fe3+ भी शो करता है, और Fe रेयर केस में 4+ भी शो करता है। अगर Fe2+ तो 4s0 और 3d6, Fe3+ तो 4s0 3d5, और इस केस में 4s0 और 3d4, 4s0 और 3d4। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से फर्क क्या पड़ा? अब यहाँ देखना, ये आयरन है, यहाँ पर ये रहा आपका 3d, ये रहा 4s। हम 4p में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, 3d और ये 4s। अगर Fe2+ शो किया तो ये जगह खाली हुआ, Fe2+ में ये जगह खाली हुआ, Fe5+ है, और यहाँ पर अभी 3d6 है, 1 2 3 4 5 6, एक ये भी खाली हो गया। यहाँ 4+ में ये जगह भी खाली हुआ,
बाद में ये जगह भी खाली होगा। जगह खाली होने से क्या करता है, ये रिएक्टेंट को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में खींचता। तो रिएक्टेंट को वैकेंट ऑर्बिटल में खींचता है, मतलब रिएक्टेंट टूट टूट कर बिखर रहा, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, हर तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घट रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी घट रहा है मतलब रेट बढ़ रहा है, और जहां रेट बढ़ जाए वो कैटलिस्ट कहलाता है। जहां रेट बढ़ जाए वो कैटलिस्ट कहलाता है। ऑर्बिटल भी तो बड़े ही है इनमें, कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही हुआ एक एक करके ऑर्बिटल खाली करना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 2+, कभी 3+, कभी 4+, कभी 5+, कभी 6+, सारे शो करते हैं, यानी सारे ऑर्बिटल साइज। जैसे कि मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, यानी रिएक्टेंट टूटकर बिखर रहा। रिएक्टेंट टूटकर बिखरेगा तो सरफेस एरिया बढ़ा नहीं। इतने जल्दी सरफेस केमिस्ट्री भूल गए। किसी भी सब्सटेंस को जितने टुकड़े में करेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा, और एक्टिवेशन एनर्जी घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, केमिकल काइनेटिक, और जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे वो कैटलिस्ट। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। फिर भी आपके माइंड में है तो बोल दो, फिर भी आपके माइंड में है तो बोल दो, जिनके भी माइंड में, जिनके भी माइंड में, इसलिए बता रहे हैं कि फिर आपको ये बुक में भी समझ नहीं आएगा। स्कूल वाले तो बिल्कुल ऐसे नहीं बताएंगे, कंफर्म है। रिएक्टेंट कैसे टूटेगा, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, आप मेरा डायग्राम देखो, ये रिएक्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री याद करो, सरफेस केमिस्ट्री याद करो। पहला स्टेप क्या है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करता है। तो जैसे ही रिएक्टेंट इसके सरफेस पर जाएगा, कुछ टुकड़े इसमें जाएंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो जब भी कोई सब्सटेंस टुकड़ों में बढ़ता है मतलब सरफेस एरिया बढ़ता है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ता है। हमारी बात पर ध्यान दे, गप ना करें। और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, और मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे वो कैटलिस्ट। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी, बेसिकली बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड हो जाता है, बिल्कुल सही। जनरली ध्यान देना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू ट्रैप ए स्मॉल एटम, सारे एटम नहीं, ए स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये स्मॉल एटम इनसाइड क्रिस्टल, इनसाइड क्रिस्टल to form interstitial compound। ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी होती है, माना ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल का ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, टंगस्टन,
वेनेडियम, टाइटेनियम, थोड़ा हाई एटॉमिक नंबर वाले। इस खाली से जगह को वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो छोटे छोटे एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को खाली जगह पे ट्रैप करके कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है। ट्रांजिशन एलिमेंट को, छोटे छोटे एटम को खाली जगह यानी कि वॉइड यानी इंटरस्टिशियल साइट पर ट्रैप करके कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है। ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड, अगर ये टंगस्टन है तो, जैसे कि टाइटेनियम नाइट्राइड, जैसे कि वेनेडियम हाइड्राइड, और ये सारे के सारे नॉन स्टेचियोमेट्रिक होते हैं। मतलब अगर ये 1.00 तो ये 0.56। 11th में भी था हाइड्रोजन चैप्टर में, वहां हमने हाइड्राइड को लेकर बताया था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है और किसी में नहीं, कि छोटे छोटे नॉन मेटल को अपने अंदर ट्रैप करने की। ये नॉन स्टेचियोमेट्रिक होता है। अब जब सारा वॉइड भर जाए तो ऐसे कंपाउंड काफी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि सारा भर गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, केमिकली अनरिएक्टिव हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन मेटल और नॉन मेटल में नॉन मेटल का परसेंटेज हमेशा कम रहता है, इसलिए ये अपना मेटेलिक कंडक्टिविटी बनाए रखता है। रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी। ध्यान देना हाई कैसे, अगर किसी भी सब्सटेंस के सारे वॉइड भर दिए जाए तो वो और क्लोजली पैक्ड हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो सब्सटेंस हार्ड हो जाएगा। सॉफ्टनेस तो इन्हीं की वजह से होती है, ये सारा तो भर गया इनकी वजह से। तो ट्रांजिशन मेटल की टेंडेंसी होती है छोटे छोटे एटम को खाली से जगह पर ट्रैप करके कंपाउंड बनाने की। तो इस साइट को इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इसलिए इस तरह से बना हुआ हाइड्रोजन स्टोरेज में भी यही, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव एज हाइड्रोजन स्टोरेज। क्यों? हाइड्रोजन ट्रैप करने की टेंडेंसी है, जरूरत पड़ने पर वो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिडक्शन में काम करता है, एनर्जी सोर्स भी कहलाता है। कोई दिक्कत? रिटेन मेटेलिक का मतलब ये मेटल है और नॉन मेटल को ट्रैप कर रहा है, ये मेटल है लेकिन नॉन मेटल को ट्रैप कर रहा है। तो मेटल नॉन मेटल मिक्स होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मेटेलिक रहेगा या नॉन मेटेलिक? तो आपको याद रखना है, कैसा भी ट्रैपिंग हो, मेटेलिक का कॉम्पोजिशन ज्यादा नॉन मेटेलिक का कम ही रहता है, इसलिए अपना मेटेलिक कंडक्टिविटी बनाए रखता है। रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है? सारे वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होते, सारे नहीं, ध्यान देना। एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन को एलॉय कहते हैं। मतलब हमने आपको पिछले क्लास में ड्यू टू, ध्यान देना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपसे कहा है कि 4D एंड 5D सीरीज जो है लगभग सेम है, एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है। तो ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस, ये तो समझने वाली बात पिछले क्लास,
कारण एलॉय का, तो ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियस, सिमिलर सेम नहीं, एटॉमिक रेडियस, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। और होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन का ही नाम एलॉय है। मतलब 2-3 मेटल, ट्रांजिशन मेटल आपस में मिक्स हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक जैसे दिखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रास, ब्रास यानी पीतल, पीतल पीला दिखता है, उसमें कॉपर और जिंक होते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, नहीं बिल्कुल नहीं, साइज सेम नहीं होगा तो एलॉय कैसे बनेगा, हेट्रोजेनियस फॉर्म हो जाएगा। होमोजेनियस का मतलब बता देते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये कॉपर है, ये कॉपर है और ये जिंक है। तो जिंक को यहाँ डालेंगे तो कॉपर के जगह पर जिंक चला जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा मेटल डालेंगे तो ये इसके जगह पे नहीं जाएगा, वो तो अरेंजमेंट बिखर जाएगा, वो होमोजेनियस नहीं कहलाएगा। तो सिमिलर एटॉमिक रेडियस की वजह से, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले भी बना लेते हैं। तो होमो जनरली ये एलॉय बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पी ब्लॉक में भी एलॉय बन जाता है, जैसे कि ब्रॉन्ज लेते हैं, ब्रॉन्ज मेडल नाम सुना हो, तो ये कॉपर के साथ टिन मिक्स कर देते हैं। तो सिमिलर एटॉमिक रेडियस की वजह से होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम भी है, निकेल भी है, आयरन भी है, मैंगनीज भी है। अभी तो हमने कहा कि मेटल के साथ साथ कुछ पी ब्लॉक नॉन मेटल भी आ जाते हैं। तो प्रॉपर स्टील जो होता है एमेल्गम होगा, नहीं एमेल्गम अलग है, एमेल्गम मरकरी को कहते हैं, एमेल्गम मरकरी को कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम भी है, निकेल भी है, कार्बन भी है, आयरन भी है, सब है। और एक्चुअली में कार्बन नहीं होता है आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन के अंदर कार्बन रहता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है उसमें भी 0.1% कार्बन होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। तो आयरन की वजह से कार्बन चला आता है स्टेनलेस स्टील में। एक्चुअली में होता है, एक्चुअली में जो होता है वो क्रोमियम, निकेल, आयरन, इन सब का मिक्सर होता है, दैट इज स्टेनलेस स्टील। तो एलॉय का सिंपल मतलब हमने बताया कि होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनना एलॉय कहलाता है, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड, बाजार में आप सोना खरीदने जाते हैं, मार्केट में आपने देखा 50,000 रुपये है, नाइक्रोम 50,000, लेकिन आपको बाजार में 40,000 में भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड का कीमत है, मार्केट में आपको 18 कैरेट दे देगा, 20 कैरेट दे देगा, बेवकूफ बनाने के लिए यही कीमत ले लेगा। मतलब 4 कैरेट नहीं, फर्जी सोना नहीं होता है बालक, क्योंकि 24 कैरेट का ऑर्नामेंट बनता ही नहीं है, 24 कैरेट का ऑर्नामेंट बनता ही नहीं है। बहुत ज्यादा बनेगा अच्छा तो 22 कैरेट का बनेगा। नकली सोना बाद की बात, पहले ये देखिए एलॉय। नकली सोना का बिजनेस करना बहुत बढ़िया, इधर इधर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ध्यान देते जाइए, जरूरी है। हमने पहले ही कहा हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना तभी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, बहुत ध्यान से सुनना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स। दो एटम के बीच का फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
जितना ज्यादा इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये किस पे डिपेंड है? तो ये डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मेटल और मेटल के बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है उसे हम मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं। उसे हम मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर एटम में जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। किस लिए? ताकि पेयर्ड हो जाए। तो मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन more will be interatomic force यानी metallic bond, अब more will be melting and boiling। कोई दिक्कत? तो इसलिए कहा जाता है melting point and boiling point increases up to middle then decreases। ऐसा क्यों? क्योंकि D1, D2, D3, D4, D5 मिडिल तक आ गए। 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड और फिर हम अब घटने लगे। 4 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं। एक बार फिर से, अगर एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लोग अट्रैक्शन शो करते हैं। खुद के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ताकि पेयर्ड हो सके। तो मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी इंटर एटॉमिक फोर्स यानी कि मेटेलिक बॉन्ड, मोर विल बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा मिडिल तक फिर घटेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मतलब यहाँ क्रोमियम, यहाँ आयरन, मैंगनीज को ऊपर होना चाहिए, मैंगनीज नीचे है। क्यों? इसमें D5 है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन है तो स्टेबल, इसलिए स्टेबल होने की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ फील्ड की वजह से। फिर से बोल रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2, वेनेडियम 3D3, 3D4, 3D5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, लेकिन इसके बाद पेयरिंग शुरू हो रहा। हाँ, लेकिन उसका D5 खुद का नहीं है ना, पहले भी बोल चुके, S के साथ लिए हुए। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सबसे ज्यादा क्रोमियम का हो जाता है क्योंकि इसमें भी D5 है। क्योंकि क्रोमियम के केस में 4s1 और 3d5 है, 4s1 और 3d5 है। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसका गेन किए हुए स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि इनके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है, ये मोर, क्योंकि यहाँ 4s2 है और यहाँ 4s1 है। तो इसलिए स्टेबल ये ज्यादा है, खुद के D5 है, इसलिए स्टेबल होने की एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, ये खाली करेगा, ये नहीं, वो अलग बात है, वो तो अलग केस में। तो एक बार लास्ट हमारी बात को ध्यान से सुनना सारे लोग ध्यान से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है।
जितना ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उसे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं, वही मेटेलिक बॉन्ड है। तो more melting and boiling point increases up to middle then decreases, but Mn has less due to exactly half filled d orbital इनकी वजह से। कोई दिक्कत? इन्हीं पर एक पॉइंट बनता है, इन्हीं पर। दे है, ध्यान देना, दे है, रुक जाना, हाई इंथैल्पी of atomization, high enthalpy of atomization कारण तो due to unpaired electron in d orbital की वजह से, which provide a strong interatomic interaction, जिसकी वजह से strong interatomic force जो बोल रहे हैं एटॉमिक इंटरेक्शन यानी कि और मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? दो एटम को सेपरेट करना। दो एटम जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इन दोनों को सेपरेट करना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। दो एटम जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, उसे सेपरेट करना एटोमाइजेशन कहलाता है। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा एटोमाइजेशन होगा, यानी इन्हीं पे डिपेंड है। बॉइलिंग में भी यही होगा। तो ये दोनों एक ही बात है। तो इन सब का एक मतलब समझो, ओनली वन मीनिंग, more the unpaired electron, more will be attraction, more will be interatomic force, more will be metallic bond. That's why enthalpy of atomization is very high, melting and boiling point is very high. कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट हमने वही लिखा जो हमने आपको अभी बताया। आप अभी हमारी बात को सुनो। मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही लिखा हुआ, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी अट्रैक्शन, मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हेंस large amount of energy required to separate, large amount of energy required to separate, that is enthalpy of atomization, separation में जो एनर्जी लगता है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तीनों बहुत हाई होते हैं। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो बोलना जरूर, बार बार कह रहे हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपने पढ़ रखा है 11th से ही, 12th में भी, जो पी ब्लॉक में वही। लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी। कंडीशन अप्लाई, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक लाइन में एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन तो नहीं हटा। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाने में एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाने में एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम? जल्दी बोलिए। ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही, सेकेंड का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। तीसरे को हटाने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सीधी सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
that is ionization energy. That is ionization energy. And first ionization energy is less than second, which is less than third, and so on. Because with the removal of electron, nuclear charge, nuclear attraction increases. That's why more energy required to remove electron. और ये तो हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पहले भी बताएं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, but ionization energy is directly proportional to stability. और मेन ये नहीं, ये फॉलो होता है, ऐसा हम कहते हैं लेकिन फॉलो ये होता है। तभी तो आप पढ़ते हो साइज के अकॉर्डिंग, आपने पढ़ा है कि साइज इंक्रीजेज इन ग्रुप, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। फिर आपने पढ़ा है साइज decreases in period, that's why ionization energy increases। लेकिन ये बात लागू कहाँ होता है? हर जगह, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होता है। इससे पहले वाला पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं या ऊपर वाले एटोमाइजेशन वाला? अभी हम फिर से बताएंगे, थोड़ा सा इधर नजर डालो। आयोनाइजेशन एनर्जी इनका प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली में इन पे डिपेंडेंट है। इस वजह से बट irregularity, there is irregularity in ionization energy in period and group। कारण ड्यू टू, ध्यान देना, हाफ filled and completely filled orbital, completely filled orbital। अभी बताएंगे, अभी बिल्कुल बताएंगे। filled orbital and lengthenoid contraction and actinoid contraction, इन सब की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इरेगुलरिटी रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इरेगुलरिटी रहता है। जरा ध्यान देंगे सब लोग, जरूरी है, इधर ध्यान देना। दो एटम के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, ध्यान देना, यानी मेटालिक बॉन्ड, कुछ भी कहा जाए। दो एटम के बीच के फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर मेटालिक बॉन्ड, यानी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, तो मोर मेटालिक बॉन्ड। इस वजह से मोर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक्सेप्ट एमएन। एमएन एग्जैक्टली हाफ फिल की वजह से स्टेबल है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड की वजह से स्टेबल है। इस वजह से ये थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मिडिल तक बढ़ता है और फिर मिडिल से घटता है। कौन सा पॉइंट नहीं आया प्रियांशु? जल्दी बोलना, जिसे दिक्कत है बोलो, हम यही हैं। दो एटम के बीच अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ध्यान देना, दो एटम के बीच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों पेयर होने की कोशिश करता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। इस वजह से अट्रैक्शन बनता है। तो दो एटम के बीच जितना अनपेयर्ड होगा, it depends on unpaired electron,
तो मोर अनपेयर्ड, मोर मेटेलिक बॉन्ड। पर एमबी क्या है? एमबी मेटेलिक बॉन्ड। इन तीनों का एक ही मतलब है, चलो यहां लिख देते हैं, ध्यान देना। इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब मेटेलिक बॉन्ड। depends on unpaired electron in d orbital। इस बात को देखो और अब बोलो किसको क्या दिक्कत है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा दो एटम के बीच अट्रैक्शन, उतना ज्यादा उन्हें सेपरेट करने में एनर्जी लगेगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो तुरंत कह दो, जिसे दिक्कत है फिर भी कह दो, सब कुछ आपके सामने है। आगे चले? नहीं, अभी यहाँ आ रहे हैं, ये हो गया। अब इस पर कुछ लोग ये भी पूछें, ध्यान देना। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ध्यान देना। एक्सेप्शन एमएन में है, एक्सेप्शन एमएन में यहाँ D1, D2, D3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, D5 सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम है। यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जा रहा है, यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जा रहा है। यहाँ अनपेयर्ड 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, एक्सेप्शन। अब इन पर आइए, कुछ लोगों ने यहाँ अटक गए। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन हटाना है। मान लो 20 प्रोटॉन है और टोटल यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक हट गया, अब 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन BC है, एट्रैक्शन बढ़ गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटता है, इलेक्ट्रॉन घटता है, प्रोटॉन उतना ही होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए सेकंड को हटाना और मुश्किल। सेकंड हट गया तो इलेक्ट्रॉन और कम पड़ गया, प्रोटॉन उतना ही, इसका अट्रैक्शन और हाई। तो उस तरह से फर्स्ट का एनर्जी कम है सेकंड से, और सेकंड का एनर्जी कम होता है थर्ड से। हम ऐसा कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि साइज बढ़ता है ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, साइज घटता है पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं, देयर इज इरेगुलरिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप। कारण हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ध्यान, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ D5। तो ये तो बढ़ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ घट रहा है। क्यों? इसका हाफ फील्ड है, तो इरेगुलरिटी हो गया, तो ये इरेगुलरिटी हो गया। कोई दिक्कत? उसी तरह से ये कॉपर और जिंक में जिंक का ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड सारे ऑर्बिटल है, इस वजह से कंप्लीटली फील्ड है सारे, इस वजह से। तो ये केस है। उसी तरह से टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम। जिरकोनियम, यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनका साइज घट गया।
इनका साइज भी घट गया, साइज घट गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। तो लेंथेनॉइड, तो इरेगुलरिटी हर जगह देखने को मिलता है। तो इरेगुलरिटी लेफ्ट टू राइट में भी है, टॉप टू बॉटम में भी है। तो इसलिए यहाँ पर डी ब्लॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट। अब बाकी ग्रुप में कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा, सब में हो जाएगा ना, सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाता है ना। इफेक्ट बताए थे ना लेंथेनॉइड में कि 4D और 5D, फिर 5 एक्टेनॉइड, 6D, सारे का सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाता है। इसलिए इफेक्ट सब जगह, यानी हाईली इरेगुलरिटी है, कहीं जनरल ट्रेंड नहीं मिलेगा, कुछ एक जगह मिलेंगे, मैक्सिमम जगह नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में चार्ज डेवलप ओवर एटम, चार्ज डेवलप ओवर एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो भी चार्ज डेवलप होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। मतलब जैसे कि आयरन है, कंपाउंड बनाएगा तो Fe2+B, Fe3+B, तो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो चार्ज डेवलप ओवर एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ये Fe4+B शो करता है। अगर हम Mn की बात करें तो Mn तो 2B शो करता है, 3B, 4B, 5B, 6B, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों? तो 2 कारण है, और मेन कारण क्या है? तो ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल, दोनों में सिमिलर एनर्जी है। n अगर 4 है तो 3d, n अगर 5 है तो 4d, मतलब 3d एंड 4s में एनर्जी सेम है। जितने एनर्जी में हम इनमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे उतने में ही इनमें से हट जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, हमारे पास Mn है और 4s 2 और 3d 5 है। तुमने इसमें एनर्जी लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो Mn2+, लगभग उतना ही, जरा सा एनर्जी में चेंज आएगा, बहुत स्लाइड, तो इधर से भी हट जाएगा। थोड़ा सा और एनर्जी में चेंज आया, सॉरी, तो ये भी हट गया। यानी बहुत कम एनर्जी डिफरेंस पर, सिमिलर हमने कहा, सेम नहीं, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस पर धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कारण ड्यू टू सिमिलर एनर्जी बिटवीन ns एंड n-1d ऑर्बिटल, दोनों के अंदर में सिमिलर एनर्जी। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, हम यहीं से अगले क्लास में